हे गाइस, वेलकम टू द सिल्वर स्क्रीन। और आज मैं द लास्ट हीरो का 6 पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा था कि जब बाकी दोनों लड़कियों को पता चलता है कि फैंग ने जानबूझकर हाउ के ऊपर गलत इल्जाम डाला है, यह सुनकर बाकी दोनों लड़कियों का पारा हाई हो जाता है, जिसके बाद वो फैंग को एक चाटा मार देती है। कुछ देर बाद जब बाकी तीनों लड़कियां हाउ के सामने आती है, तीनों ही हाउ को देखकर मन ही मन शर्माने लगती है। भाई मानना पड़ेगा, लोगों से एक नहीं पड़ती और ये अपने पीछे 3 को घुमा रहे हैं। सो बैक टू द टॉपिक। तभी हाउ देखता है कि फैंग अपने गाल को पकड़कर चुपचाप खड़ी हुई है और उसके गाल लाल हो चुके हैं। जब वो हाउ को अपनी तरफ घूरते हुए देखता है तब वो और भी ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन हमारे हाउ भैया तुरंत अपने दिमाग के घोड़े पर लगाम देते हैं और फैंग से कहता है, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। यह सुनकर फैंग भी खुशी से उछलते हुए हाउ के पास जाकर चिपक जाती है। यह देखकर बाकी दोनों लड़कियों को ईर्ष्या बोले तो जलन होने लगती है और वो दोनों फैंग को ऐसे देखने लगती है मानो कह रही हो, एक बार तू हत्ते चढ़ जा, तेरा खून पी जाऊंगी। लेकिन हमारे हाव भैया भी सख्त लौंडे, वो फैंग को अपने आप से दूर करते हैं और पूछते हैं, तुमने अपने डैड के बारे में क्या बताया था? यह सुनकर फैंग गर्व से अपना सीना चौड़ा करके बोलती है, मेरे डैड एक सीनियर कर्नल है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। ये सुनकर बाकी दोनों लड़कियों के साथ ही साथ हाउ भी अपनी आंखें फाड़ फाड़ के फैंग को ही देखने लगती है। अब उन तीनों को समझ में आ जाता है कि फैंग इतनी ज्यादा घमंडी क्यों है। इसके बाद क्विंगाई सभी से एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहती है। तभी क्विंगाई पहले अपना इंट्रो देती है कि वो एक मार्शल आर्ट फैमिली से है और उसके फैमिली में मार्शल आर्ट जनरेशन बाय जनरेशन आती जा रही है। जिसके बाद फैंगाई थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है कि मैं कॉलेज ग्रेजुएट हूँ और मैं एक काउंसलर हूँ। जिसके बाद हमारे हाउ भैया अपने इंट्रो देते हैं। वो बताते हैं कि वो एक डॉम सुपरवाइजर है और उसके मॉम डैड किसान हैं और वो बहुत जल्दी कॉलेज में पढ़ने ही वाला था, लेकिन इस एपोक्लिप्स की वजह से उसे वो मौका नहीं मिला और इस एपोक्लिप्स की वजह से उसे अपने दोस्त साइजिंग की भी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। उसे बचाने के बाद वो जल्द ही अपने पेरेंट्स को भी बचाने जाएगी। तीनों एक दूसरे के साथ और थोड़ा बातें करने के बाद हाउ सभी से रेस्ट करने के लिए कहता है। उसी रात हाउ डॉग रूम में सोते सोते ही अपने मॉम डैड के बारे में सोचते सोचते ही परेशान हो रहा था। तभी पीछे से एक परछाई आकर उसे पकड़ लेता है। ये देखकर हाउ बिना किसी देर किए मुड़ता है और उसे बहुत आसानी से जकड़ लेता है। जब हाउ ये देखता है वो समझ जाता है ये कोई और नहीं, ये फैंग है। असल में फैंग उससे बात करना चाहता था, लेकिन हाउ उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता था। ये सुनकर फैंग उससे पूछता है कि तुम उससे अब भी नफरत करते हो? तब हाउ बिना किसी इमोशन के उसे कहता है, तुमने मेरे साथ जो किया, तुमसे नफरत करना तो बहुत ही आम बात है। तभी फैंग उससे कहता है, तुमने जब से मेरी जान बचाई मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ, प्लीज तुम मुझे एक मौका दो। फैंग ये सब बातें कह ही रहा था, लेकिन जब फैंग उससे कहता है कि तुम मेरे साथ जो कुछ भी चाहो कर सकते हो, ये सुनकर अब हाउ का पारा चढ़ जाता है और वो अपना गुस्सा पास ही के एक बेचारे विंडो पर उतार देता है। हाउ फैंग से और ज्यादा कुछ कहता इससे पहले उन दोनों को ही बाहर से फीऊ फीऊ की आवाज आने लगती है। तभी बाकी दोनों लड़कियां भी भागते हुए उन दोनों के पास आ जाती है और कहती है कि मिलिट्री वाले आ चुके हैं। जिसके बाद हाउ उन सभी लड़कियों से कहता है, मुझे लगता है तुम तीनों को मिलिट्री के साथ चले जाना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। तभी फैंगुई कहती है कि मैं मिलिट्री के साथ चली जाऊंगी, क्योंकि फैंगुई मन ही मन सोच रही थी कि अगर वो हाउ के साथ गई तो उसके लिए बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगी। वही क्विंगाई हाउ के साथ जाना चाहती थी क्योंकि उसे अपनी बहन को भी छुड़ाना था। तभी हाउ कहता है कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर शाइजिंग को छुड़ा लाऊंगा। यह सुनकर बाकी तीनों लड़कियां हक्की बक्की रह जाती है। तभी फैंग थोड़ा सा गुस्सा होकर उसकी तरफ तकिया फेंक कर मारती है और कहती है, क्या तुम अपने आप को कोई हीरो समझ रहे हो? तभी हाउ कहता है कि मैं अकेला ही काफी हूँ। वही हाउ को शाइजिंग की इतनी फिक्र करते देख फैंग को ईर्ष्या होने लगती है, वो भी ऐसी वैसी लेवल की नहीं, हाई लेवल की ईर्ष्या, और वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तभी फैंग उससे कहती है, जब हाउ कुछ भी नहीं था तब शाइजिंग ही थी जो उसकी फिक्र करती थी, इसलिए हाउ का उसे पसंद करना तो बहुत ही आम बात है। इसके बाद हाउ फैंग से शाइजिंग की असली लोकेशन जानने के बाद हमारे हाउ भैया अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाते हैं, बजाय सीढ़ी से जाने के छत के ऊपर से फुदकते हुए निकल जाते हैं। वह दूसरी तरफ हमें उसी बिल्डिंग के अंदर एक ज़ॉम्बी को दूसरे ज़ॉम्बी को खाते हुए दिखाया जाता है और वो धीरे धीरे एक नॉर्मल ज़ॉम्बी से म्यूटेटेड ज़ॉम्बी में बदल रहा था और देखते ही देखते वो एक हट्टा कट्टा रूप ले लेता है।
जिसके बाद ही वो सभी को स्मैश करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वह दूसरी तरफ हाउ भी उस जगह पहुंच चुका था जहां पर फेंगुई ने उसे बताया था। हाउ जब दरवाजे के पास पहुंचता है तब वो मन ही मन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और सोचती है कि इतने दिनों बाद शाइजी मुझे पहचानेगी। तो यह सोच सोच कर ही हाउ की हालत खस्ता हो जा रही थी। तभी हाउ को दरवाजे के पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज तो आती है, लेकिन वो शाइजिंग का नहीं होता। वही दरवाजे के पीछे से उसका एक जाना पहचाना सा दोस्त सामने आता है। जब वो हाउ को देखता है उसके तोते उड़ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो हाउ को गले लगाते हुए अपनी खुशी जाहिर करता है और कहता है कि तू तो बड़ा बदल चुका है। हाउ इस बात को बहुत ही लॉन्ग स्टोरी बोलकर टाल देता और शाइजिंग के बारे में पूछता है, लेकिन उसका वो दोस्त जिसका नाम चैनबो था वो फिर से उससे पूछता है, भाई आसपास इतने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? हाउ फिर से उसके सवाल को जैसे तैसे टाल देता और फिर से शाइजिंग के बारे में पूछता है। तब चैन आखिरकार अपना मुंह खोलता है और शाइजिंग के बारे में बताता है। वो बताता है कि शाइजिंग यहीं पर मौजूद है। उसकी बात सुनकर हाउ से एक टक देखने लगता है और मानो पूछ रही हो, भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है भाई? कुछ देर बाद हाउ और चैंग एक कमरे के अंदर पहुंचता है जहाँ पर शाइजिंग लेटी हुई थी। तभी चैंग हाउ से कहता है, पिछली रात मैं और शाइजिंग उसके भाई को लेकर यहाँ पर आए थे, लेकिन उसका भाई बहुत ही ज़्यादा बीमार था। शाइजिंग रात भर जाग के अपने भाई का ख्याल रखते रहे, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, इसलिए अभी थोड़ा सा सो रही है। हाउ ये तो समझ गया कि शाइजिंग यहाँ पर क्यों है, लेकिन अभी भी उसे ये समझ में नहीं आता कि चैन यहाँ पर क्या कर रहा है। जब वो चैन से ये सवाल पूछता है तो चैन भी थोड़ा सकपका जाता है। हाउ को अपनी तरफ घूरते हुए देख चैंग समझ जाता है कि हाउ उसे यमराज के पास भेजने में ज्यादा वक्त नहीं बिताएगा। इसके बाद चैंग हाउ को सब कुछ सच सच बताने लगता है। चैंग बताता है कि शाइजिंग और वो एक दूसरे के साथ बहुत दिनों से डेट कर रहे थे। ये सुनकर तो हाउ अंदर से हिल जाता है। उसे शाइजिंग की बहुत सारी यादें आने लगती है और उसे समझ में आता है कि शाइजिंग ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चैंग के झूठ बोलने की कोई वजह भी नहीं थी, इसलिए हाउ वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे चैंग रोक लेता है और कहता है, शाइजिंग ने तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है। हाउ भी ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। हालांकि हाउ का दिल तो टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी वो चैंग के पीछे पीछे जाता है। चैंग उसे एक अंधेरे कमरे के अंदर ले जाता है। हाउ को तार में कुछ काला तो लगता है, लेकिन हाउ बिना ज्यादा सवाल किए उस कमरे के अंदर घुस जाता है। उस कमरे के अंदर घुसते ही चैंग के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। हाउ को कुछ समझ में आता है इससे पहले ही चैंग बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है और बाहर से ही कहता है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि मैं शाइजिंग को पाने के लिए कितना ज़्यादा बेकरार था और उसे पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने उसके भाई के साथ दोस्ती की और आखिरकार उसके भाई को मैंने ज़ॉम्बी भी बनाया, लेकिन अभी तक मेरे प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन तुम बीच में आ जाने से मेरे प्लान में बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है, इसलिए तुम जिंदा रहो ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। चैन यह सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था कि आखिरकार उसने हाउ को अपने रास्ते से हटा दिया है, लेकिन अगले ही पल वो दरवाज़ा एक ही झटके में टूट जाता है और उसके अंदर से बाहर आता है शाइजिंग का वो भाई जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था और उसके पीछे से हाउ बाहर आता है। अब बेचारे चैंग को कैसे पता कि हाउ ने पहले ही ज़ॉम्बी के पूरे आर्मी को अकेले ही ख़त्म कर दिया। अगर पता होता तो हाउ को धोखा देने के बारे में वो सपने में भी नहीं सोचता। हाउ को इस तरह बाहर आते देख चैंग अपना रंग किसी गिरगिट की तरह बदल लेता है और कहता है, भाई तुम्हें समझ में थोड़ी सी गलती हो गई, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। लेकिन हाउ अब उसे कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही शाइजिंग के भाई को उस पर छोड़ देता है और शाइजिंग को छुड़ाने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ बाहर मौजूद शोर शराबे से आखिरकार शाइजिंग भी अपने नींद से उठ चुकी थी। उसका मुंह एक टेप से बंधा हुआ था और वो पहले बेहोश पड़ी हुई थी, लेकिन तभी अचानक हाउ आकर उसे बचा लेता है। हाउ को वहां पर देखकर शाइजिंग थोड़ा सा शॉक तो होती है, लेकिन साथ ही साथ खुशी भी होती है। उसे हाउ से कई सारे सवाल पूछने थे, लेकिन तभी उसके दिमाग में आया कि उसका भाई मुसीबत में है, इसलिए वो बिना ज्यादा वक्त गवाए उस धोखेबाज को ढूंढने चली जाती है जिसने उसके भाई को कैद करके रखा हुआ है। फ्रेंड, इसी के साथ 6th पार्ट की एंडिंग हो जाती है। मैं बहुत जल्दी 7th पार्ट लेके आऊँगा। आप मेरी एक छोटी सी मदद ज़रूर कर देना। मेरी इस कहानी को बस अपने एक दोस्त से